गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं मुकेश कुमार आपके अपने चैनल स्टडी फॉर जॉब से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं साइंस करवा रहा हूं एनसीईआरटी की, ठीक है। तो उसका पहला चैप्टर हम कर चुके हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशन। आज मैं सेकंड चैप्टर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, बल एवं गति, फोर्स एंड मोशन। तो आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा मैं, इसलिए चलो अभी चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं हम, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड होगा बच्चों, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं हम। क्या कारण है कि व्यक्ति जो है चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है? क्या कारण है? ये प्रतिक्रिया का कारण है बच्चों, ठीक है। जैसे जितना चट्टान पर फोर्स से पत्थर पर हम मारते हैं ना हथौड़ा, तो प्रहार करेंगे तो उतना ही फोर्स वो ऊपर लगाएगा हमारे ऊपर, ठीक है। इसलिए चोटिल हो जाता है। या हथौड़ा तो गलत कह दिया मैंने, जैसे कोई भी प्रहार करते हो तो, ठीक है। ये प्रतिक्रिया का नियम होता है, ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम, यानी न्यूटन्स का थर्ड लॉ होता है एक तरह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। एक समान गति के साथ एक वस्तु क्या होगा, क्या होगी? त्वरित हो सकती है। समान गति से जाएंगे तो त्वरित हो सकती है। सॉरी बच्चों, यदि कोई भी वस्तु है समान गति से जा रही है तो क्या होगी? उसकी एक्सेलरेशन भी क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी, ठीक है बच्चों, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नांकित में से कौन आभासी बल है? आभासी बल बताना है। निम्नांकित में से अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय प्रतिक्रिया बल, अपकेंद्रीय बल और मजबूत परमाणु बल। कौन सा है? अपकेंद्रीय बल। कौन सा जो है? ये है अपकेंद्रीय बल, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये क्या है? एक आभासी बल है बच्चों, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये आभासी बल है। जैसे ये कब यूज होता है बच्चों, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। किसी वृत्ताकार पथ पर गतिशील वस्तु पर केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक काल्पनिक आभासी बल है। इसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में होती है। देखो, जो अभिकेंद्रीय बल होता है ना, अभिकेंद्रीय जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, उसके अपोजिट में अपकेंद्रीय बल लगता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसके अपोजिट लगता है हमेशा, ठीक है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए की मशीन होती है और दूध से मक्खन निकालने की आपके क्या कौन सा बल यूज होएगा उसमें? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी अपकेंद्रीय बल से ही हम दूध से मक्खन निकालते हैं, ठीक है बच्चे। और ये हमेशा अभिकेंद्रीय बल के अपोजिट लगता है अपकेंद्रीय बल, ठीक है बच्चों। और अभिकेंद्रीय बल किस में लगता है? ट्रेन का जो रेलवे ट्रैक होता है ना, उस पे अभिकेंद्रीय लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, न्यूटन की गति का पहला जो नियम है इससे संबंधित है बच्चों। ये जड़त्व से संबंधित है, आप लोग जानते ही हैं, जड़त्व से संबंधित है। न्यूटन की गति के पहले नियम को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम बोलते हैं, ठीक है। जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार कोई वस्तु अपनी या जिस स्थिति में है, जब तक उसी बाह्य फोर्स ना लगाओ। देखो, कोई भी चीज़ है, मान लो ये गोला है, ये है ना, अगर रेस्ट पे है ना तो रेस्ट पे ही रहेगा। अगर इस पर कोई फोर्स लगा देंगे, हम कोई भी फोर्स लगा देंगे, तब ये मोशन करेगा, तब ये यहाँ पर खिसक के आएगा। अगर ये इस पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तो इसी सिचुएशन में रहेगा। यानी कि कोई वस्तु अगर मोशन में है या ये गोला चल रहा हो, इस पर ब्रेक लगाएंगे या कोई फोर्स लगाएंगे, तभी ये रुकेगा, ठीक है। इसकी स्टेट तभी चेंज होगी जब कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट करेंगे, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे हम, ठीक, बाह्य बल लगाएंगे। यही जड़त्व का नियम है, ठीक है। वो बॉडी की स्थिति तभी चेंज होगी जब कोई बाह्य फोर्स लगेगा, ठीक बच्चों। नेक्स्ट है, यही डिटेल में कहा गया आपको, एक साइकिल चालक को वृत्तीय गति में किस ओर झुकना चाहिए? देखो, किस ओर झुकना चाहिए? इसको केंद्र की ओर झुकना चाहिए, क्योंकि वो बैलेंस बना लेता है, ठीक है। केंद्र की ओर झुकना चाहिए, इसीलिए अभिकेंद्रीय बल काम करता है उसका। अभिकेंद्रीय यानी सेंट्रीपिटल फोर्स को बनाने के लिए।
जब कोई चालक है ना वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसे अपनी स्थिति को संतुलित बनाए रखने के लिए अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता होगी, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स ही तो होता है जो सेंटर की तरफ पकड़ कर रखता है। उसका बैलेंस तभी बन पाएगा बच्चों, आगे की तरफ झुकेगा तो वो, ठीक है, जिसे प्राप्त करने के लिए साइकिल चालक को केंद्र की ओर झुकना पड़ता है। ठीक है, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वृत्तीय पथ पर गतिशील एक वस्तु उदाहरण है, क्या है, एक समान गति और चर वेग, एक समान गति और चर वेग है। ठीक है, जब अब सॉल्यूशन देख लेते हैं कैसे। जब वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय कहेंगे। ठीक है, जाहिर सी बात है, सर्कल में अगर मूव कर रही है तो उसको क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन। ठीक है, वृत्तीय गति में गतिशील वस्तु की दिशा सदैव बदलती रहती है। ये क्या रहती है, सदैव बदलती रहती है गतिशील वस्तु की, क्योंकि हर जगह पे उसकी जो है दिशा बदलती रहेगी। वह वस्तु किसी निश्चित व स्थिर बिंदु से एक निश्चित दूरी पर रहती है। ठीक है बच्चों, यदि वस्तु एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति, अगर वो देखो मोशन है ना, सर्कुलर मोशन कब होगा, जब वो सर्कल में मूव कर रही होगी। ठीक है, अगर एक ही स्पीड से मूव कर रही होगी तो यूनिफॉर्म स्पीड से, यानी कि कांस्टेंट स्पीड से, एक समान गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा। ठीक है, और इसकी दिशा जो है वो हर पॉइंट पे बदलती रहेगी। देखो इस तरफ जा रहे हैं तो इस तरफ दिशा है, इस तरफ जाएंगे तो इस तरफ दिशा है, इस तरफ जाएंगे तो इस तरफ दिशा है, और इस तरफ जाएंगे तो इस तरफ दिशा है। ठीक है, इसकी दिशा भी बदलती रहेगी। ठीक है, क्लियर है ना बच्चों। और सेंटर से ऐसे ही होगा। ठीक है, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है बच्चों, रॉकेट जो होता है वो किस सिद्धांत पर करेगा, ये रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करेगा। ठीक है बच्चों, रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करेगा रॉकेट। तो रॉकेट रेखीय संवेग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम सिद्धांत पर कार्य करता है। यह सिद्धांत न्यूटन के गति के तीसरे नियम के तहत होता है। देखो रॉकेट से जो गैस निकलती है ना, वही फोर्स अप्लाई होता है, उसका अपोजिट फोर्स है ना रॉकेट पे लगता है, तभी रॉकेट ऊपर जाता है। ठीक है, ज़्यादा फोर्स से। ठीक है, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अर्थात एक वस्तु से जितना संवेग परिवर्तन दूसरी वस्तु में उतना ही संवेग विपरीत दिशा में हो सकता है। गतिशील रॉकेट ऊपर की दिशा की ओर धक्का लगता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझ आ गया ना संवेग संरक्षण कैसे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव जल में नहीं डूबेगी जब उसके द्वारा विस्थापित जल जो, एक नाव जल में नहीं डूबेगी। क्यों नहीं डूबेगी बच्चों, क्योंकि उसके द्वारा विस्थापित जल जो है किसके बराबर होता है, ये उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के पृष्ठीय नहीं, नाव के भार के बराबर होगा, उसके भार के बराबर होता है, इसलिए वो जल में नहीं डूबेगी। जितना देखो नाव का जितना भार होगा ना पानी के ऊपर, जैसे ये पानी है, इस पे नाव है, कोई बोट है, इसके भार के बराबर इसका पानी का वो होगा ना, भाव होगा, नाव का भार के बराबर होगा। तो क्यों, इस पे जितना नाव फोर्स लगा रही है उतना ही पानी उस पर फोर्स लगाएगा। वेट mg के तहत फोर्स, आप कहोगे वेट लग ही नहीं रहा, mg के तहत लगता है ना, जितना, यानी ये mg लगा रहा था, ये mg लगा रहा है, इसलिए ये बैलेंस्ड रहेगा, इसलिए ये डूबेगा नहीं। ठीक है, नाव अब देख लीजिएगा आप, जब एक, इसमें कहीं ना कहीं पृष्ठीय क्षेत्रफल का भी काम होता है वैसे, जब एक नाव अथवा कोई भी वस्तु किसी तरल यानी फ्लूइड पे तैरती है तो तरल द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया जो बुयांट फोर्स है वो आर्किमिडीज के तहत, ठीक है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग भी कहते हैं इसको बच्चों, लॉ ऑफ फ्लोटिंग के तहत जो अप्लावन बल लगता है, बुयांट फोर्स जो लगाया जाता है, वह आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु किसी बल में पूर्णतः आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उस पर लगने वाला जो उपलवन का फोर्स होता है वो विस्थापित बल के बराबर होगा। ठीक है, यदि कोई वस्तु
तैर रही है तो इसका अर्थ है कि वस्तु का विस्थापित तरल का जो भार है ना उसके बराबर है, भार के बराबर होगा। देखो क्या मतलब हुआ इसका, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज ने लॉ ऑफ फ्लोटिंग दिया हुआ है बच्चों। जैसे फ्लोट कोई भी चीज़ तभी तय कर पाएगी जब लिक्विड भी है ना सॉलिड के ऊपर उतना ही फोर्स लगा रहा हो, ठीक है, जिसको बियॉन्ड फोर्स होगा, बियॉन्ड फोर्स कहा जाएगा या उपलावन का बल कहा जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी मूल आधारीय बलों में सबसे कमजोर बल कौन सा माना गया है? ये कौन सा माना गया सबसे कमजोर बल होता है? ग्रेविटी का बल होता है सबसे कमजोर बल। प्रकृति में 4 मौलिक संपर्क बल, फंडामेंटल इंटरेक्शन फोर्सेस दी जाती हैं। एक तो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा होगा इसको लॉ ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है सबसे कम बताया था गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। ये 4 संपर्क वाली होती है, एक होगा गुरुत्वाकर्षण बल और एक होगा वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और परबल यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। सबसे कमजोर बल परंतु गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में है, सबसे कमजोर बल परंतु अनंत प्रांत यानी इन्फिनिटी रेंज तक वाला होता है, ठीक है। और दुर्बल बल वीक न्यूक्लियर फोर्स कौन सा होगा? दूसरा सबसे कमजोर बल होता है ये, परंतु शॉर्ट रेंज होती है, इसकी रेंज शॉर्ट होती है। विद्युत चुंबकीय बल क्या होगा? शक्तिशाली बल माना जाता है परंतु अनंत प्रास वाला होता है। परबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सर्वाधिक शक्तिशाली होता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ये और कम प्रास वाला होता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है वृत्ताकार पथ पर गतिशील वस्तु यदि एक चरण पूर्ण करने में 1 सेकंड लेती है तो इसका औसत वेग क्या होगा? इसका औसत वेग क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। क्यों होगा? देखो सर्कुलर मोशन है और एक चक्कर पूरा कर लिया, ठीक है, एक चक्कर पूरा कर लिया और 1 सेकंड ले लिया इसने टाइम, 1 सेकंड ले लिया, 1 सेकंड में लेती है तो क्या होगा? क्यों? उसका विस्थापन जो है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, इसलिए वर्ताकार पथ औसत वेग 0 हो जाएगा, विस्थापन 0 होता है इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट है इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। वृत्तीय गति में औसत वेग एक वस्तु द्वारा एक चरण पूरा करने के लिए 0 होगा, क्योंकि वृत्तीय गति में जो क्या विस्थापन जो है वो 0 होता है, यही मैंने बताया था, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोजेक्टाइल का पथ, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। ये सारे बच्चों इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी मैं करवा चुका हूँ, आप लोग एक बार प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या कहलाएगा? ये क्या कहेगा? प्रक्षेप्य यानी प्रोजेक्टाइल वक्र। प्रोजेक्टाइल वस्तु है यानी प्रक्षेप्य वह वस्तु है जिसे बल के प्रयोग द्वारा ऊर्ध्वाधर दिशा और अंतरिक्ष में फेंका जाता है। प्रक्षेप्य गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत एक ऊर्ध्वाधर बल वक्र पथ पर गति यानी प्रोजेक्टाइल कर्व कहते हैं, ठीक है। यानी प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ना बच्चे इस तरह का होता है, यानी कोई चीज़ इधर से फेंकी ऐसे गिर के ऐसे गिरती है, ठीक है। ये प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है, किसी थीटा पर फेंकना यानी किसी एंगल पर किसी वस्तु को फेंकना, ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा। नेक्स्ट है रेल की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? रेल की गति किस तरह प्रकार की है? ये है बच्चों रूपांतरित गति, रूपांतरित गति है। रेल की गति रूपांतरित यानी ट्रांसलेटरी का उदाहरण है, क्योंकि रूपांतरित गति में वस्तु के सभी भाग समान दिशा तथा समान समय में समान वेग से समान दूरी तय करते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन और कर्विलिनियर मोशन, ठीक है, दोनों तरह की होती है। ये रूपांतरित गति होती है, इसको ट्रांसलेटरी दोनों को मिला के कहा जाता है, ठीक है। एक समान दिशा में, एक ही दिशा में, देखो एक ही दिशा में और एक ही वेग से कांस्टेंट स्पीड से चलती है, ठीक है। जब वस्तु एक वक्र रेखा में गति करती है
उसको बोलेंगे कर्विलीनियर मोशन, और जब सर सीधी करेगी तो रेक्टिलीनियर। ठीक है, ये दोनों का मोशन होता है इसमें, ट्रांसलेटरी मोशन इसीलिए कहा जाता है ट्रेन के मामले में। ठीक है बच्चों, यदि किसी वस्तु की एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील होता है तो इसका क्या होगा, इसका वेग जो है परिवर्तित होगा। ठीक है, यदि कोई वस्तु है एक समान गति से सर्कल में मूव कर रही है, ठीक, तो इसका वेग क्या होगा, वेग क्या होगा, परिवर्तित होता रहता है। क्यों होगा देख लो, सॉल्यूशन भी है साथ में। ठीक है, फिर मैं अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं समझा दूंगा। एक समान वृत्तीय गति यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से गतिशील वस्तु की स्पीड जो है अपरिवर्तित होती है, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, परंतु उसकी दिशा जो है लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो वस्तु के वेग में परिवर्तन होगा, तो त्वरण जो है एक्सेलरेशन जो है वो शून्य होगा। ठीक है, ये त्वरण शून्य होगा, ये तो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। क्योंकि देखो ए जो होता है वो क्या होता है, dv बाई dt होता है। ठीक है, dv बाई dt, और ये वेलोसिटी इसने कहा है कि ये क्या होगा, ये इसकी वेलोसिटी स्पीड कांस्टेंट होने की वजह से वेलोसिटी जो है परिवर्तित होगा। यानी मान लो स्पीड कांस्टेंट है, u कांस्टेंट है, एक ही स्पीड से चल रहा है। ठीक, और v कांस्टेंट क्यों नहीं होगा, v कांस्टेंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो है ना एक सर्कल में, एक बार एक सेकेंड अभी बता देता हूँ मैं, जैसे ये सर्कल में मोशन कर रहा है, इसकी यहाँ पे गति है, इसकी यहाँ पे गति है, इसकी यहाँ पे गति है, हर एंगल पे क्या हो रहा है, गति चेंज हो रही है, लेकिन क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, गति चेंज हो रही है। तो यानी कि वेग तो होगा परिवर्तन, लेकिन एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt होता है। ठीक है, समान वेग से चल रही है, तो ये v क्या होता है, v फाइनल माइनस v इनिशियल। ये मैं करवा चुका हूँ न्यूमेरिकल में। इसका कहने का मतलब क्या हो जाएगा, त्वरण शून्य हो जाएगा और वेग में परिवर्तन होगा। वेग में परिवर्तन क्यों होगा, क्योंकि उसकी दिशा जो है वो चेंज होती रहती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है, जल्दी मैं करवा देता हूँ आप लोगों को। तोप का एक गोला दागा जाता है, और गोले की गति क्या होती है, प्रक्षेप्य गति होती है। ठीक है बच्चों, देखो ये एक तोप होगी, मान लो ये तोप होगी, इससे गोला दागेगा तो ऐसे करके ऐसे जाएगा। और ऐसे वाले मोशन को क्या बताया था अभी मैंने, किसी एंगल पे फेंका जाए तो प्रोजेक्टाइल मोशन बताया था, और प्रोजेक्टाइल मोशन को ही प्रक्षेप्य गति कह देते हैं। इसका बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। अब डिटेल नहीं पढ़ूंगा, अब मैं डिटेल आप पीडीएफ में चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं बनाना मुझे। क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया और प्रतिक्रिया में क्या होगा बच्चों, क्रिया प्रतिक्रिया नियम में क्या होगा, समान परिमाण वाले होते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया में समान परिमाण वाले होते हैं। देखो फोर्स है, मान लो ये फोर्स लग रही है दीवार पे, ये दीवार है, इस पे हाथ लगा दिया किसी ने, हाथ करके धक्का दे रहा है इसको, और दीवार भी उसी फोर्स में लगा रही है। क्या होगा, सेम फोर्स होगी, वही फोर्स होगी, लेकिन डायरेक्शन अलग होगी, डायरेक्शन अपोजिट होगी। यानी क्रिया प्रतिक्रिया तभी बोला जाता है। ये न्यूटन का थर्ड लॉ होता है। अब डिटेल मैं नहीं पढ़ूंगा, डिटेल आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, वॉशिंग मशीन कार्य पद्धति क्या होती है। वॉशिंग मशीन के ऊपर पढ़ चुके हैं हम, क्या कार्य पद्धति होगी, इसके अपकेंद्रीय बल से होता है। ए आंसर आ जाएगा, अपकेंद्रण से हो जाएगा। और वॉशिंग मशीन की लगा लो, या मक्खन निकालते हैं जब बरौली में, हरियाणा में देखते होगे आप लोग, ऐसे मशीन घूमती है। ठीक है, ऐसे घूमती है, ये क्या है, अपकेंद्रीय बल। ठीक है, अपकेंद्रीय बल की वजह से निकलती है। डिटेल आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और अभिकेंद्रीय बल से ट्रेन की पटरियों पर होता है। ठीक है, अब है लोलक घड़ियाँ, ये पेंडुलम है, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल मैं करवा चुका हूँ बच्चों। ठीक है, पेंडुलम क्लॉक्स गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। कारण क्यों होता है, सुस्त क्यों हो जाती है बच्चों, ये क्योंकि गर्मियों में क्या है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। लोलक की लंबाई बढ़ने की वजह से हो जाती है, क्योंकि जो है ना ये सुस्त इसलिए हो जाती है, लंबाई बढ़ जाती है, क्योंकि ये डिपेंड करती है लेंथ पे, और गर्मियों में
लेंथ बढ़ जाती है, सुस्त हो जाती है, और सर्दियों में छोटी हो जाती है, तो इसलिए जल्दी जल्दी मोशन करती है। ठीक है, ये डिटेल आप लोग पढ़ लीजिएगा, इससे आवर्तकाल बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, ये आप लोग आगे पढ़ोगे, पेंडुलम में रो होता है, L/A के इक्वल होता है। ठीक, इसको बोलते हैं आवर्तकाल। आवर्तकाल L/A पे, देखो लेंथ अगर बढ़ेगी तो क्या होगा, ये भी बढ़ेगा, आवर्तकाल बढ़ेगा। ठीक है, इसलिए भी एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, इसका डी आ जाएगा आंसर। ठीक है, ठीक है, डिटेल आप लोग देख लीजिएगा। इसीलिए कि वस्तु को हम इतनी स्पीड से ऊपर फेंकते हैं ना, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंकते हैं, तो वो कभी भी वापस नहीं आती। और अंतरिक्ष में हम सैटेलाइट्स या फिर रॉकेट्स वगैरह को ऊपर भेजते हैं ना, तो इसी स्पीड से ही भेजते हैं ताकि अंतरिक्ष में जाए, नीचे वापस मुड़कर ग्रेविटी की वजह से गिरे ना। ठीक है, ये ग्रेविटी को क्रॉस कर जाती है। ठीक है बच्चों, अब कुछ यूनिट्स हैं, यूनिट्स में मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो रहा है। देखो मैं पढ़ के बता देता हूँ। वैसे ही लंबाई की होगी मीटर, समय की सेकंड, आयतन की घन मीटर, वेग की मीटर पर सेकंड। ये आप लोग पढ़ लेना बच्चों। ठीक है, ये आप लोग पढ़ लेना, कई बार यूनिट्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, ये मैं PDF में दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टडी फॉर जॉब। इस चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पे सारे वीडियो की PDF में है, उस पर डाल देता हूँ, 15-20 मिनट के बाद ही डाल देता हूँ। ठीक है, अगर किसी बच्चे को PDF नहीं भी मिलेगी तो मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप कर देना, मैं PDF डाल दूँगा। ठीक है, 8872359998। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।